फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के महाराष्ट्र के कन्वीनर श्री आरपी सिंह, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष श्री शेलर, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय भूसारी जी, मेरे बहुत अंतरंग मित्र, महाराष्ट्र बीजेपी में मीडिया की सख्त आवाज मित्र अतुल शाह, देवी और सज्जनों और नौजवान साथियों, जब मैंने आरपी सिंह से पूछा कि क्या कार्यक्रम है आपका, तो उन्होंने मुझे बताया जो उन्होंने आपसे चर्चा की। फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के प्रोग्राम में मैं देश भर में पिछले कई वर्षों से जाता हूं। इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर दोज हु हैव अ हार्ट फॉर द बीजेपी and who cannot become very active in the BJP. Yet you come and interact. आज ये संगठन आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। प्रोफेशनल्स, यंग पीपल, एंटरप्रेन्योर्स, बैंकर्स सभी इसमें आ रहे हैं, अच्छी बात है। आरपीसी ने मुझे बताया है कि कुछ आप बोलिए और कुछ आप सुनिए, तो yes, we wish to make it interactive. After I finish my speech of 20-25 minutes, I would surely like to take some questions. अब मेरी समस्या है कि मैं शुरू कहां से करूं, यही मैं तब से सोच रहा था। चिदम्बरम साहब दावोस गए हुए हैं। दावोस में इंटरनेशनल इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट होती है। दुनिया के कई देशों के लोग वहां आते हैं। तो उन्होंने कहा, आई डोंट लाइक ब्लडीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप समझ रहे हैं वो किसके बारे में बोल रहे थे। विदेश में भी जाता हूं, अभी बताया आरपी सिंह ने कि मैं फरवरी में हार्वर्ड जा रहा हूं बोलने के लिए। वहां मैं आलोचना करूंगा मनमोहन सरकार की, बीजेपी का विजन दूंगा, बट स्पीकिंग ऑन ए फॉरेन सॉइल आई वुड ऑलवेज मेंटेन द डेकोरम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिया। अब ये भारत के गुणी फिनांस मिनिस्टर डावोस गए हुए हैं। व्हाट डज ही मीन बाय ब्लडी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया? समथिंग व्हिच वी शुड बी प्राउड ऑफ। एक दूसरे गुणी मंत्री हैं कपिल सिब्बल साहब। मैं हमेशा कहता हूं, मुझसे टीवी वाले पूछते रहते हैं उनके बारे में कमेंट करिए, तो मैं आजकल एक बात बोलने लगा हूं कि बीजेपी की ओर से मैं प्रार्थना करूंगा कि कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी ये हमारे खिलाफ खूब बोलते रहें, क्योंकि जितना ये बोलते हैं हमारा वोट उतना ही बढ़ता है। अब कपिल सिब्बल ने एक कमाल की बात कही, बीजेपी इज ओनली ए सेल्समैन, Narendra Modi is a salesman and Arvind Kejriwal is a showman. तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये शोमैन किसके कंधे पर खड़ा हुआ है, ये तो बताइए पहले। मिस्टर कपिल सिब्बल और मिस्टर चिदम्बरम और कांग्रेस पार्टी is willing to criticize Aam Aadmi Party but unwilling to strike at the Aam Aadmi Party because it's a fixed match to somehow or the other stop Narendra Modi from becoming the Prime Minister. कांग्रेस पार्टी सीधा नहीं लड़ सकती, तो अब आम आदमी के पीछे से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता उसका जवाब देगी, वो चर्चा हम बाद में करेंगे। अब मित्रों, उसके कुछ दिन पहले राहुल गांधी बोले। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन बोले कि सम पार्टी इज एक्सपर्ट इन मार्केटिंग। अब आज मुझे एक बात आपसे कहनी है, इज इट नॉट एन इंसल्ट टू द वेरी फीलिंग, डिजायर एंड कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया? अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार 2/3 बहुमत से जीतते हैं, तो क्या मार्केटिंग से जीतते हैं? अगर छत्तीसगढ़ ऐसे डिफिकल्ट स्टेट में रमन सिंह तीसरी बार जीतते हैं, तो क्या सेल्समैनशिप करके जीतते हैं? अगर वसुंधरा राजे राजस्थान में
3/4 मेजॉरिटी लेके जीतती है, जहां कांग्रेस पार्टी सिर्फ 21 हो जाती है जहां वो पावर में थी। तो क्या सेल्समैन होकर जीतती है? और दिल्ली में भी आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। आई वॉन्ट यू टू रिकॉग्नाइज दैट when मिस्टर चिदम्बरम और मिस्टर कपिल सिब्बल और मिस्टर राहुल गांधी, बीजेपी सपने नहीं बेचती, बीजेपी जो काम करती है जनता उसे स्वीकार करती है। और आज मैं यहीं से अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं। 1998 में हमारी सरकार आई थी। उस समय देश की ग्रोथ रेट थी 4.8%। 98 में हम 1 वोट से हार गए, 99 में हम फिर जीते, और 2004 की 22 मई को हम सत्ता से बाहर हो गए। इस बीच में क्या क्या हुआ? कारगिल वॉर हुआ, अटल जी ने पोखरण का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, आपको याद है? उसके कारण पूरे दुनिया ने हम पर सैंक्शन लगाया था। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, जर्मनी। What is the meaning of a sanction? You cannot do trade with that country. You cannot do export import with that country. क्या कहा था मनमोहन सिंह ने कि भारत को भूखों मरना पड़ेगा? अटल जी ने कहा नहीं झुकेंगे। दुनिया कह रही थी डिस्क्रिमिनेटरी एनपीटी पर साइन करो, कहा नहीं, भारत एक स्वतंत्र देश है, इट इज इंडिया, इट इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, और अगर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन करना है तो आप सबों को साइन करना पड़ेगा, मुझे नहीं, आपको मालूम है। अटल जी नहीं झुके, दुनिया झुकी, क्योंकि दुनिया का काम भारत के बिना नहीं चला, और सैंक्शन लिफ्ट हो गए। कारगिल वॉर हुआ, आपको मालूम है। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ पाकिस्तान के द्वारा, आपको मालूम है। ईस्ट एशियन बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, साउथ कोरिया में, जापान में, वियतनाम में, फिलीपींस में, आपको मालूम है। 2002 में देश में बहुत बड़ा अकाल आया था, और जब मैं बैठा हूं मुंबई में तो मैं बता सकता हूं कि गुजरात में कितना बड़ा भूकंप आया था, आपको मालूम है, 2001 में, और उड़ीसा में बहुत बड़ा तूफान आया था। पोखरण पर सैंक्शन, कारगिल का युद्ध, पार्लियामेंट पर अटैक, गुजरात का भूकंप, ईस्ट एशियन क्राइसिस, उड़ीसा का बहुत बड़ा तूफान और 2002 का ड्रॉट। इसके बावजूद जब हम सरकार से बाहर हुए तो 4.8% की ग्रोथ रेट को 8.5 करके छोड़ा, देश को जगाया। और हमने ये कभी नहीं कहा, मनमोहन सिंह कहते हैं ना, कीमतें क्यों, और कीमतें भी स्थिर रखी। डोंट फॉरगेट, जब हम सरकार में आए थे तो देश में इन्फ्लेशन था 8.4% लगभग, और जब हम गए तो उस समय इन्फ्लेशन था लगभग 2.5%। तो महंगाई भी कम करके रखा। आपको मालूम बताने की जरूरत नहीं, चीनी सस्ती, चावल सस्ता, आपके गैस का सिलेंडर सस्ता, बताने की जरूरत नहीं, लाइन लगने की जरूरत नहीं थी। और मित्रों, ये हम नहीं कह रहे, ये जो हमको सेल्समैन बताते हैं, जो हमको मार्केटिंग एक्सपर्ट बताते हैं, वो कहते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने इकोनॉमिक सर्वे 2004-5 का पेश कर रहा हूं। व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? Every year the budget is presented on the 28th of February. You know it very well. And 2 days before the presentation of the budget, the finance minister presents before the parliament the economic survey of India as to what is the condition of economy. तो 2004-5 में मनमोहन सिंह की सरकार आ गई थी। चिदम्बरम साहब फिनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया पार्लियामेंट में, और उसकी मैं 4 लाइन पढ़ रहा हूं। द वेरी पेज 1, जनरल रिव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
The performance of the Indian economy in 2004-05 so far has exceeded expectations formed at the beginning of the year. Buoyed by a rebound in agriculture and a large sector, and is strongly helped by improved performance in industry and services, the economy had registered a growth rate of 8.5% in 2003-04, the highest ever except in 1975-76 and 88-89. और 3-4 में किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से शुरू होता है, 1 अप्रैल को खत्म होता है। तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 1 अप्रैल 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, क्योंकि 22 मई 2004 को सरकार हटी। तो 4.8% ग्रोथ रेट, कारगिल का युद्ध, पोखरण का सैंक्शन, पार्लियामेंट पर हमला, ड्रॉट, व्हाट नॉट। हम तो कभी नहीं रोए, हमने काम करके दिखाया, देश को जगा कर दिखाया। आज मुझे आरपी बता रहे थे कि वो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, उस समय नौकरियां हमारे आगे पीछे घूमती थीं, हम यहां जाएं कि वहां जाएं। आज हमारे सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट नौकरियों के लिए भागते फिरते हैं कि हम यहां जाएं कि वहां जाएं। ये अंतर करके दिखाया है। तो इसीलिए अगर मैं एक बात कहूं, राहुल गांधी जी, चिदंबरम साहब, कपिल सिब्बल, हमारे सेल्समैन हम नहीं हैं, हमारे सेल्समैन तो आप हैं। आपकी सरकार पार्लियामेंट में कहती है हमने क्या काम किया है। मित्रों, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अस एंड द कांग्रेस पार्टी? बीजेपी वांट्स इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए और सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्विटी। देखिए, राहुल गांधी क्या है? इक्विटी इक्विटी की बात करते रहते हैं। मैं चर्चा करूंगा बिल के उनके। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बिना सोशल जस्टिस के हो सकती है, प्रो रिच होगी, प्रो एफ्लुएंट क्लास होगी, लेकिन जेन्युइन इक्विटी तभी होगी जब ग्रोथ होगी। अगर रोटी 10 होगी तो बांटने में कठिनाई होगी, रोटी 100 होगी तो बांटने में और कठिनाई होगी, रोटी 10 लाख होगी तो बांटने में और कठिनाई होगी। मुझे याद है अटल जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था। मोबाइल फोन उस समय चला था। जो हमारे पुराने लोग बैठे हैं, अतुल भाई आपको बहुत याद होगा, आप शुरू से ही मोबाइल के एक्सपर्ट हैं। उस समय इनकमिंग कॉल आप काट दिया करते थे, क्योंकि 16 रुपया प्रति मिनट लगता था। याद है ना आपको कि भूल गए आप? अटल जी सरहद से आए थे, उन्होंने हमें एक निर्देश दिया कि मैं जब सरहद पर जवानों से मिल रहा था तो सबने हमसे एक बात कही, सर कुछ ऐसा करिए कि मैं अपनी मां से, अपने पिता से, अपनी पत्नी से बात कर सकूं। पीसीओ एक फोन है, बहुत दूर है। तो सरकार की ओर से उनके लिए मोबाइल की व्यवस्था की गई और उन्होंने कहा ऐसा करो कि मोबाइल सस्ता हो जाए। और आपने देखा होगा जो हम लोगों ने काम किया कि इनकमिंग कॉल फ्री, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते थे, 2G का घोटाला नहीं करते थे, इसीलिए मोबाइल रेवोल्यूशन हुआ। हमारी पार्टी ये मानती है, एंड आई वुड लाइक टू से टू प्रोफेशनल्स, कि इस देश में आजादी के बाद रोटी बांटने की पॉलिटिक्स कैसे हुई है, रोटी की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इसकी पॉलिटिक्स नहीं हुई है। What India wants is a politics where the number of bread grows, and you don't have a debate as to how bread shall be only distributed. तो हमने काम करके दिखाया। आज देखिए, आपको मुझे मालूम है कि यहां कई आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, बाकी बैंकर्स हैं। जब सैंक्शन लगा तो अमेरिका के बहुत सारे सिलिकॉन वैलीज के प्रोफेशनल्स आए थे, कहे कि सर आप झुकिएगा नहीं। वो अटल जी से मिलने गए, बड़ा भावुक क्षण था वो, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। कहा अटल जी आप झुकिएगा नहीं, ये सैंक्शन लगा है, भारत को इस सैंक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए जितने पैसों की जरूरत होगी, हम सारे एनआरआई देशभक्त उसको इकट्ठा करेंगे। तो अटल जी ने कहा ऐसा क्यों बोलते हो? कहा आपने जो परमाणु बम का विस्फोट किया है, उससे क्या अमेरिका, क्या जर्मनी, क्या इंग्लैंड, हम जो सर झुकाकर चलते हैं कि जिम्मेवारी के साथ आज भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया है। ये हमने करके दिखाया।
नौकरी दी। आज मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कभी कोई समस्या नहीं है ना। एफडीआई आए कि नहीं आए, सड़कें बननी चाहिए, बिजली बननी चाहिए, टेलीफोन बनना चाहिए, मकान बनने चाहिए। Well, friends, the only link between good economy and good politics is good governance. अच्छे अर्थव्यवस्था और अच्छी राजनीति के बीच का सेतु है सुशासन। आप देखते हैं ना, बड़े बड़े हाईवे पर, घाटियों में, सावधानी हटी दुर्घटना हुई लिखा होता है ना, सावधानी से चलो। सुशासन हटा, विकास खत्म हुआ। यह बहुत सीधा सवाल है। आपने देखा हमारी सड़कें बनती थी, खूब बनती थी, नेशनल हाईवे 11 से 15 किलोमीटर पर डे। हम गए, यहां इनके मंत्री आए कि हम 20 किलोमीटर बनाएंगे। हमने कहा बनाओ भाई, 11 भी बना के दिखाओ। आज 1 किलोमीटर मुश्किल से बन रहा है पर डे। क्यों? क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी में करप्शन है, लूट है, कोर्ट केसेस हैं, कोई काम नहीं करता। और यह बात मैं, देखिए, यह राज्यसभा का क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्ट क्वेश्चन, 5 दिसंबर 2013, वेरी रिसेंट। यह श्रीमान मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक जवाब दिया है पार्लियामेंट के सामने। मैं पढ़ रहा हूं। This year, the National Highway Authority of India could award only one project of 123 kilometer on the PPP model. एक साल में सिर्फ एक प्रोजेक्ट, क्या मतलब है इसका? तो कहां से सड़कें बनेंगी? पावर सेक्टर, हिंदुस्तान के बिजली का 68% इज कोल बेस्ड। आपने कर दिया कोयला घोटाला। अब ये कोयला घोटाला क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट में। देश में कोयला खदान चलाने का अधिकार सरकारी कंपनी को है, कोल इंडिया को है, और सरकारी स्टेट की कंपनी है, महाराष्ट्र जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनरल कॉर्पोरेशन है। अगर आप प्राइवेट हैं तो आपको सिर्फ 3-4 मामलों में कोयला खान मिलेगी। अगर आप बिजली बनाते हो, अगर आपके लोहे की फैक्ट्री है, अगर आपके सीमेंट की फैक्ट्री है, इत्यादि इत्यादि। तो नियम बदलने वाला था। क्या था नियम? कि अब तक हम अब इसको नीलाम करके देंगे। तो मालूम हुआ नियम बदलने वाला है, तो दिल्ली से हुक्म हुआ, नियम बदलने वाला है, जिसको खदान लेना है तैयारी करो। तो आपको अगर कोयला खान लेना है तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, आप लोहा बनाने जा रहे हैं, आप बिजली बनाने जा रहे हैं, आप सीमेंट बनाने जा रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, स्टेट का क्लियरेंस चाहिए, आप कहां लगाएंगे, आपका फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या है, कुछ पता नहीं है। मालूम हुआ रमेश के पास बिजली बनाने का प्लान है, तो हुक्म हुआ महेश तुम भी उस पर चढ़ जाओ, फिर गणेश तुम भी उस पर बांट लो। और मालूम हुआ कि एक पर 5 लोग चढ़ गए। और आप क्यों चढ़े आप भी समझते हैं, कहीं पर्ची कटती थी, कहीं उठती थी, हंगामा हुआ। स्वयं श्रीमान मनमोहन सिंह कोयला मंत्री भी थी, मैं भी देश का कोयला मंत्री रहा हूं। एक बार संसद में बात हुई, हमने कहा जांच करा लीजिए साहब। रविशंकर चैलेंज कर रहे हैं, अपने कोयला मंत्रालय में सिर्फ एक खदान देख समझ के दिया, वो भी आज कंपनी बनकर तैयार होकर के वहां पावर प्रोडक्शन शुरू हो गया है। हम खदानों को बांटते नहीं हैं, हम खदानों को बेचते नहीं हैं, हम तो देश को बनाते हैं। हमने पावर सेक्टर को बदलाव किया, नया पावर एक्ट लाया, बिजली एक्ट 2003। अब आपको लाइसेंस की जरूरत है जनरेशन के लिए, देश को बिजली की जरूरत है। कोयला खदान, करप्शन खत्म। रियल एस्टेट मकान, अब यहां एक दामाद बाबू आ गए, आपको बताने की जरूरत नहीं कौन है, कहां के सन इन लॉ है, आपको बताने की जरूरत तो नहीं।
पूरी सरकार राजस्थान की, पूरी सरकार हरियाणा की लगी हुई है। अब यहां बहुत से एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं। अब ऐसा तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि साहब 5 लाख इन्वेस्ट करके आप 2 साल में 300 करोड़ की संपत्ति बना सकते हैं। ऐसा तो हमने भी आज तक बिजनेस का सेंस नहीं देखा है। यह कैसे हो सकता है? तो जब आप एब्यूज करेंगे, सिस्टमेटिक एब्यूज करेंगे, लैंड यूज को एब्यूज करेंगे, तो यह होगा। और भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यह सारे भ्रष्टाचार के कारण क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास खत्म हो गया। टेलीकम्युनिकेशन और हाईवे और पावर और रियल एस्टेट, इसमें नौकरी मिलती है, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें एफडीआई आ सकता है, इसमें रेवेन्यू आता है। आज सब जगह खत्म हो गया है। एक दिन देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति मुझसे मिलने आए, बहुत ही बड़े उद्योगपति। उनसे मेरा परिचय था। उन्होंने कहा आपसे बहुत मिलने की इच्छा है, चाय में आइए, चाय पिए। चलते वक्त उन्होंने कहा कि रविशंकर जी आप लोग आ जाइए, अब बर्दाश्त नहीं होता। हमने कहा ये क्या बोल रहे हैं आप? कहे कि नहीं, अब लगता है हिंदुस्तान में व्यापार बंद कर दो। बड़े पुराने पारंपरिक खानदानों के व्यापारी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। ये देश की स्थिति हो गई। मुझे याद है मित्रों की कोयला घोटाले की फाइल गायब हो गई। मनमोहन सिंह जी कम बोलते हैं और जब संसद चलती है तो विदेश चले जाते हैं और लौटते वक्त 30,000 फीट की ऊंचाई से कुछ ना कुछ बोल देते हैं जहाज से। तो फाइल गायब हो गई, उनको जवाब देना था। हमने कहा देखिए, अगर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे तो हम संसद नहीं चलने देंगे। ही विल हैव टू एक्सप्लेन कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कोयले घोटाले की जांच चल रही है तो ऐसा क्या है। तो बहुत मुश्किल से आए। अरुण जेटली जी बैठते हैं दाहिने विपक्ष के नेता के रूप में, बगल में मैं बैठता हूं उपनेता के रूप में। तो हम लोगों ने सवाल पूछे, खड़े हुए, बोलते बोलते। हम जानते हैं मनमोहन सिंह अधिकांश तो लिखा हुआ पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल से कभी कभार बिना लिखा हुआ निकलता है। तो उस दिन बिना लिखा हुआ बोले। कहा मैं क्या बोलूं? जब भी बोलता हूं तो बीजेपी कहती है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चोर हैं। साहब हम लोग शॉक्ड हो गए। 109 करोड़ देश का प्रधानमंत्री इस तरह से हताश भाव से बोल रहा था। बाद में हम लोग खड़े हुए, काफी नोकझोंक हुई। आपने बहुत लोगों ने टीवी पर देखा होगा। अब आपको मालूम है कि संसद में आप कुछ बोलते हैं तो रिकॉर्ड में आता है। अब भारत के प्रधानमंत्री कहें कि जब भी मैं खड़ा होता हूं तो बीजेपी कहती है मनमोहन सिंह चोर है, ये भी रिकॉर्ड में आ गया। अब भारी हंगामा हो गया। तो कहा गया उसे रिकॉर्ड से हटा दो। हमने कहा क्यों हटा दो भाई? तो फिर बाद में प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का हमें ध्यान रखना पड़ा। दिस इज द स्टेट ऑफ इंडिया विच द यूपीए हैज लेफ्ट। And my friends, let me tell you very clearly and categorically, all this talk of Congress people that we wanted to expose corruption is the biggest lie ever being spoken. But for opposition by the BJP inside and outside the parliament, but for campaign by the media and intervention by the court, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Manmohan Singh government would have never allowed any scam to be investigated properly and fairly. एक भी भ्रष्टाचार के मामले को ईमानदारी से वो नहीं जांच कराने की हिम्मत रखते। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। 2G पर एक जेपीसी बनी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, मैं उसका मेंबर था। सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, गवाही चल रही है, सीबीआई कह रही लूट हुई है। और वहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता चाको साहब जो चेयरमैन थे वो बचाने में लगे हुए हैं। नोकझोंक हो रही है, बहुत नोकझोंक चली। हमने कहा सबको बुलाइए। राजा आने को तैयार थे कि मैं अपनी बात भी कहूंगा कि और कौन कौन इन्वॉल्व है, चिदंबरम है कि मनमोहन है। हमने कहा बुलाइए सबको, किसी को नहीं बुलाया। जब रिपोर्ट आई तो कहा आपने रिपोर्ट पढ़ ली? हमने रिपोर्ट है कि झूठ का पुलिंदा है? तो उन्होंने कहा आपको जो कहना है कह दीजिए, हमको जो कहना था कह दिया। फिर जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, गोपीनाथ राव मुंडे, हम सभी उसके मेंबर थे। हम सबने डिसेंट नोट दिया
कि तो भारी चोरी थी साहब, भ्रष्टाचार था, सरकार ने बचाने की कोशिश की, तो चाको साहब ने हमारे डिसेंट को भी एडिट कर दिया। ये नहीं जाएगा। हमने कहा क्यों नहीं जाएगा? तो हम लोगों ने उसको पब्लिकली रिलीज किया। यहां देखा आपने आदर्श स्कैम में क्या कहा था राहुल गांधी ने? मैंने कहा है ईमानदारी से कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जांच को स्वीकार करो। चौहान साहब ने कहा स्वीकार किया, अशोक चौहान को बाहर किया, सुशील कुमार शिंदे को बाहर किया और स्वीकार कर लिया। यह क्या मतलब है इसका? मित्रों, आप पूछेंगे कि बीजेपी का स्टैंडर्ड क्या है? यस, आई वुड लाइक टू से दैट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 98 में 1 वोट से हारी थी ना। भारत सरकार को 1 एमपी को मैनेज करना तो कठिन नहीं ना है, ये तो आपको मानते हैं ना। और उस समय बूटा सिंह कांग्रेस के जो उस समय इंडिपेंडेंट थे वो सपोर्ट कर रहे थे और वो मिनिस्टर भी थे। उनके पहले की सरकार में उनके खिलाफ एक मामला हुआ था भ्रष्टाचार का, उसमें चार्जशीट हो गई। अटल जी ने कहा आप इस्तीफा दीजिए। Once a charge sheet has been filed against you, you cannot remain in the government. तो बूटा सिंह ने कहा कि आप कमाल कर रहे हैं, ये 10 साल पहले का हमारा मामला है, आपकी सरकार से मतलब नहीं है। कहा नहीं, हमारी सरकार में कोई मंत्री नहीं रह सकता जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो गया है। हम हार गए कोर्ट से। ये हमारे मानक है। लाल कृष्ण आडवाणी, जैन डायरी में उनका नाम आया। उन्होंने कहा जब तक मैं मुक्त नहीं होऊंगा तब तक मैं एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने लोकसभा से रिजाइन कर दिया। आरपी ने बताया मैं पेशे से वकील हूं। मैं गया, आपने कहा क्या कर दिया आपने? ये डायरी में फालतू किसने नाम डाल दिया? आपने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आपको मालूम है ट्रायल कितनी दिन पेंडिंग रहता है? 5 साल, 10 साल, 15 साल। और मैं थोड़ा भावुक हो गया। हमने कहा आडवाणी जी, दिस इज ग्रॉसली अनफेयर, व्हाई यू हैव डन लाइक दिस? तो भी भावुक हो गए। कहा रवि, मैं जानता हूं कि मेरा संसदीय जीवन अब खत्म हो गया, लेकिन मैंने भी एक स्टैंड लिया है, जब तक कोर्ट से निर्दोष साबित नहीं होऊंगा तब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और 3 साल बाद कोर्ट ने पूरे चार्जशीट को क्वॉश कर दिया। आपको मालूम है, यह बीजेपी का स्टैंडर्ड है। अभी फॉर्डर स्कैम की बात किया आरपी ने। फॉर्डर स्कैम में मैं वकील था पीआईएल पटना हाई कोर्ट में। सुशील मोदी जो बिहार के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो पिटिशनर थे। लालू प्रसाद रिस्पोंडेंट थे। लालू प्रसाद उम्र में हम लोग से 8-10 साल बड़े हैं। हम लोग सब जेपी मूवमेंट में साथ साथ जेल में गए हैं, लाठी खाई है, इमरजेंसी खिलाफत किया है। अब वो सीएम करके ये काम करेंगे? क्या है फॉर्डर स्कैम? क्या 200 मुर्गियां 3 महीने में 5 करोड़ का दाना खा सकती हैं? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बताइए आप। अब भारत सरकार की योजना थी कि गरीबों को, दलितों को, एससी एसटी को बकरी देनी है, गाय देनी है, भैंस देनी है रहने के लिए। हुआ सप्लाई हो गया? तो कहा सप्लाई कर दिया? कहा बिल्कुल कर दिया। क्या कैसे किया? कहा ट्रक से किया। तो कहा नंबर लाओ। तो उसकी जांच की गई तो वो स्कूटर और मोटरसाइकिल का नंबर निकला। तो लालू प्रसाद के राज में स्कूटर मोटरसाइकिल पर भैंस गाय सप्लाई हो रही थी। तो इज ए कंप्लीट फ्रॉड एंड करप्शन। तो लगभग ये 1.5 से 2 हजार करोड़ का था। तो उन्होंने पीआईएल फाइल किया, बाद में सीबीआई की इंक्वायरी हुई। आगे आपको बताने की जरूरत नहीं। हमें लगा बहुत बड़ा तीर मार लिया। बोफोर्स 60 करोड़ का था, चारा घोटाला 1.5 से 2 हजार करोड़ का था। जब दिल्ली आए तो मालूम हुआ चारा घोटाला तो बिलो स्टैंडर्ड है। कॉमनवेल्थ स्कैम 70,000 करोड़, 2G स्कैम 1,76,000 करोड़, कोलगेट 1,86,000 करोड़। मतलब हमने सुना था कि जल है, आकाश है, पाताल है। कांग्रेस की सरकार में तो हर जगह स्कैम है। पाताल में कोयला है, जमीन पर कॉमनवेल्थ है, आकाश में 2G है, हेलीकॉप्टर है, हर जगह स्कैम था। But what has happened because of this scam, ladies and gentlemen? India's image got dented. जहां अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दुनिया में हर जगह भारत के विकास की चर्चा होती थी कि भारत में पूंजी निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है,
बिजनेस करना है। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सरकार में दुनिया में यही चर्चा होती थी, भारत में बिजनेस मत करो, वहां सब कुछ बिकता है, पैसा डूब जाएगा। यह अंतर हुआ है। मैं दो और बातें कह के फिर अपने समाप्त करूंगा। नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा बहुत होती है। 12 साल उनके खिलाफ कैंपेन चला गुजरात के मामले में। आपको मालूम है 5-5 बार सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन कराया, अपने ऑफिसर चुने, कहा कि 5 बड़े केसेस में ट्रायल हो रहा है, जांच हो गई, आज ट्रायल चल रहा है, कई लोगों को सजा भी हुई है। कुछ लोग की कोशिश थी नहीं मोदी जी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, वो भी हुआ। 9 घंटे मोदी जी की पूछताछ की गई। रैट जहां भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है, दंगे नहीं होने चाहिए। उस पूरे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसआईटी ने कहा कि नहीं, मोदी जी के खिलाफ कोई आरोप सबूत नहीं मिलता। कोर्ट ने कहा नहीं, ये भी नहीं, जाओ अहमदाबाद के कोर्ट में जो शिकायत करता है उसकी भी सुनवाई करो और तब कोर्ट फैसला करेगा। दोनों बहस करने के बाद कोर्ट ने पाया कि मोदी जी के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है। आपको मालूम है ये जो लोग मोदी जी के खिलाफ आलोचना कर रहे थे, मोटिवेटेड कैंपेन कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो ये भी कह रहे थे कि गोधरा की घटना ही नहीं हुई थी और कार सेवकों ने अंदर से ही आग लगाया था। आपको मालूम है ना, लालू प्रसाद ने एक कमीशन बनवाया था, जस्टिस उमर बनर्जी कमीशन, उसी एसआईटी ने वहां भी जांच की और आज वहां पर जिन लोगों ने आग लगाई उनको सजा मिल चुकी है। 12 साल से नरेंद्र मोदी के खिलाफ नेशनल इंटरनेशनल कैंपेन चला। हम कोई अमेरिका से वीसा का डिमांड नहीं करते, लेकिन अमेरिका तानाशाहों को वीसा देता है। अमेरिका एक से एक डिक्टेटर्स को वीसा देता है जिनके खिलाफ, अपनी जनता के खिलाफ अत्याचार के हाथ सने हुए हैं। लेकिन लोगों ने मोटिवेटेड कैंपेन किया। अच्छा कहा अरुण जेटली ने, कभी नहीं डिमांड करें भारत के प्रधानमंत्री भी हो जाएं, नरेंद्र मोदी शुड नॉट डिमांड एनी वीसा फ्रॉम अमेरिका। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपसे आज क्या कहना चाहता हूं, देखिए नरेंद्र मोदी जी को 12 साल से कैंपेन चला, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, गुजरात की जनता के लिए काम करते रहे, गरीबों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए। और आज गुजरात में मुसलमानों की ग्रोथ रेट हिंदुस्तान में सबसे अधिक है और सबसे कम है कहां पर? उत्तर प्रदेश में और बंगाल में। बिहार अब थोड़ा सा बड़ा था, अब वो भी गड़बड़ाने वाला है, चिंता मत करिए आप। ईमानदारी से काम किया, कभी परेशान नहीं हुए। आज आरपी और समीर मुझे बताते कि रवि जी हम लोग मीडिया से बहुत परेशान रहते हैं। हमने कहा देखिए मीडिया का हम सम्मान करते हैं, उनकी आजादी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन मीडिया से परेशान नहीं होना चाहिए। मोदी जी ईमानदारी से जनता के बीच काम करते रहे और जनता उन्हें जिताती रही और मीडिया उनकी आलोचना करता रहा। और कुछ लोग जो मीडिया के डार्लिंग है पिछले 1.5 महीने से, उनकी थोड़ी आलोचना हो रही है तो मीडिया का पूरा आलोचना कर रहे हैं मीडिया के ऊपर कि बिके हुए हैं और मालिक बिके हुए हैं। मैं मीडिया के लोगों को यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को देखिए, आप आलोचना करते हैं, आपकी आलोचना का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि संविधान में आपका अधिकार है आलोचना करने का, हम उसका सम्मान करते हैं। और जरा वो 1.5 महीना के लोगों को देखिए जिनको आपने चांद पे पहुंचाया था अपने प्रशंसा से, उनकी आप थोड़ी आलोचना कर रहे हैं, तो कितने परेशान हैं ये मीडिया के लोग देखें, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। मित्रों, मैं एक बात नेशनल सिक्योरिटी की कहूंगा। देश पर बहुत खतरे हैं, आतंकवादी हर जगह आते जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने पब्लिक मीटिंग को हमला करना शुरू कर दिया। और मैं यही उदाहरण देके बताऊंगा कि हाउ सीरियस इज द चैलेंज टू इंडिया सिक्योरिटी। पटना में हुंकार रैली थी 27 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी की। यह रैली 8 महीना पहले तय हुई थी। हमने सारे बिहार सरकार के लोगों को बता दिया था, भारत सरकार को मालूम था। लगभग 8-9 लाख लोग पटना के गांधी मैदान और आसपास आए थे। ऐतिहासिक रैली थी।
आपको मालूम है बिहार की जनता बहुत गुस्से में थी कि एक बार नरेंद्र मोदी जी का भोजन नीतीश कुमार ने वापस किया था, आपको मालूम है वो बहुत बड़ा इशू था। तो बिहार की जनता ने कहा है मोदी जी को पूरा सम्मान देंगे, और 8 से 9 लाख लोग, हम लोग भावुक हो गए। मंच पर हम लोग सब लोग थे, राजनाथ जी, अरुण जेटली जी, मोदी जी बाद में आए, बाकी बिहार के सुशील मोदी, मैं, शाहनवाज, सब लोग। एकाएक बम फूटता है, हम देख रहे हैं बम फूट रहा है। हम लोग मंच से कहते हैं आतिशबाजी मत करिए, ट्रक का टायर फटा है, घबराइए नहीं। लोग घायल हो रहे हैं, फिर भी मोदी जी को सुनने को बैठे हुए हैं। और बिहार पुलिस ने बीजेपी के लोगों को कमिट किया था कि हम पूरे गांधी मैदान में बम डिस्पोजल स्क्वाड से पूरी जांच कराएंगे, हर जगह हम लगाएंगे, आपके वो मेटल डिटेक्टर्स लगाएंगे। कुछ नहीं हुआ। और जब मोदी जी का प्लेन लैंड किया तो बिहार पुलिस वाले पहुंच गए कि आप मत जाइए। मोदी जी ने कहा मैं जाऊंगा। और आज मैं आपके सामने बहुत भावुक तरीके से नरेंद्र मोदी के साहस का परिचय आपको देना चाहता हूं। वो मंच पर आए, वेव किया, 1 घंटे बोले और जाते वक्त कहे शांति से जाना, कोई तनाव नहीं पैदा करना, बिहार की अस्मिता का ध्यान रखना, बिहार की एकता का ध्यान रखना। आप समझ सकते हैं, 8 बम फटे गांधी मैदान में, 7 लोग मरे और लगभग 15-16 घायल हुए। और नेक्स्ट डे तक मंच के आसपास जब डिस्पोजल करने में बम फटता रहा। यह क्या मतलब है? क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन के लोगों को मालूम था कि हम यहां पर हमला करेंगे तो नीतीश कुमार की सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि उसे वोट चाहिए। ये जो पूरी सुरक्षा को मॉर्गेज कर दिया गया है। सुशील कुमार शिंदे अब आपके प्रदेश के हैं, मैं क्या बोलूं, आपके मुख्यमंत्री भी रहे हैं, क्या क्या कभी बोल देते हैं, समझ में नहीं आता है। देश के गृह मंत्री हैं। मैंने आपके प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता से पूछा कि ये तो महाराष्ट्र के भी गृह मंत्री रहे थे, अब देश के हो गए हैं। उन्होंने कहा हम लोग समझते थे कि वो महाराष्ट्र में ही ठीक हैं, महाराष्ट्र में भी जो काम किया था प्रदेश जानता है, अब उनको देश का गृह मंत्री बना दिया गया तो मैं क्या बोलूं। कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब क्या बोल दिए, सारे सीएम को लिख दिया कि अपने यहां माइनॉरिटीज को अपराधी है कि नहीं, आतंकवादी है कि नहीं, इसकी परख करो। हिंदुस्तान के संविधान में अपराधी अपराधी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। उसका कोई रिलीजन नहीं होता, उसका कोई ईमान नहीं होता। क्या मतलब है ये क्या कर रहे हैं आप? ये जो अभी आप यासीन भटकल का नाम सुन रहे हैं ना, पुणे का बेस्ट बेकरी का आतंकवादी हर जगह, वो नेपाल में गिरफ्तार हुआ, बिहार में आता है, रक्सौल की सीमा है नेपाल बिहार पर। आईबी के लोग पकड़कर ला रहे हैं कि इसको जल्दी से पुलिस के सामने रखना है। बिहार की पुलिस एक्साइटेड है उससे बातचीत करने के लिए। उसने मधुबनी में बाकी जगह पर मॉडल्स तैयार किया था, जो बोधगया का ब्लास्ट हुआ, बाकी ब्लास्ट हुआ। नीतीश कुमार ने कहा नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना। पुलिस परेशान कि इतना बड़ा आतंकवादी, कहा एनआईए को आने दो। 4 घंटे वो बिना रिमांड के बैठा रहा। क्यों? वोट का सवाल है। भाई और बहनों, ये सुरक्षा के लिए देश का वोट यह बहुत नासूर बन गया है, बंद होना चाहिए। वी हैव कम फॉर ए चेंज। और आपके सामने हम क्या कहने आए हैं? मनमोहन सिंह की सरकार बिल्कुल ऐसी सरकार थी, ना कोई इकबाल था, ना कोई साख था। अब यहां से बहुत से प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। हु वाज मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह थॉट ही इज द सीईओ ऑफ इंडिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया, नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, who has to take the direction from the board of directors, and in that company there are only 2 directors, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, sitting in 10 Janpat. That's the problem. कोई साख नहीं। अब मैं अभी आसाम गया था। ये आसाम से 25 साल से एमपी है, 91 से लगातार फिनांस मिनिस्टर रहे, तो आसाम से बाकी रहे मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है। हमने पूछा मनमोहन सिंह जी ने आसाम में कोई बड़ा सा उद्योग लाया? उन्होंने कहा नहीं लाया। कोई बड़ा काम किया? कहा जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम हो रहा था वही बंद हो गया। हमने कहा देश की सारी पूंजी रायबरेली और अमेठी ही जाएगी कि कुछ गुवाहाटी भी आएगा? जो है सो है।
India wants a change. And what is the BJP's USP? In Narendra Modi, we have a leader who is a man of integrity. We have got a leader who has got great record of governance. We have got a leader who is capable of taking decisions, including strong and hard decisions for India, which is the need of the hour. ये मुझे पहली बात कहनी है. इसलिए समय की कमी है तो मैं विदेश नीति पर बहुत नहीं बोल रहा हूं. बहुत कुछ बोलने के लिए है. मैं आपसे प्रश्नों का भी उत्तर देना चाहूंगा. दूसरा, इंडिया इज ए लैंड ऑफ ग्रेट एंटरप्राइज. यहां के लोगों को मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलने चाहिए. सरकार का काम क्या है? वो अवसर दे. अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा सड़कें बनाओ, सड़कें बनी. फ्लैट बनाओ, मकान बनाओ, रियल एस्टेट डेवलप करो, हुआ. पावर सेक्टर डेवलप हुआ, टेलीकॉम डेवलप हुआ. आज हिंदुस्तान के लोगों को वो इनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाने की जरूरत है. और जो आरपी सिंह ने कहा अपने भाषण के आरंभ में, व्हाट इज मोदीज विजन ऑफ इंडिया, व्हाट इज बीजेपीज विजन ऑफ इंडिया, अपने मैनिफेस्टो में हम विस्तार से लाएंगे. टू मेक ए ब्रांड ऑफ इंडिया बेस्ड अपॉन 5T. फर्स्ट इज इंडियाज ट्रेडिशन, सेकेंड इज इंडियाज टैलेंट, थर्ड इज टेक्नोलॉजी, फोर्थ इज टूरिज्म, इंडिया इज फेमस फॉर टूरिज्म, एंड लास्टली ट्रेड. भारत के लोगों के व्यापार का इंस्टिंक्ट बहुत बड़ा होता है, और व्यापार सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, समूह में भी. बाकी मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कही है. क्या क्या उन्होंने 100 स्मार्ट सिटीज बननी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ट्विन सिटीज बननी चाहिए. उन्होंने बात, हमने कहा था कि अटल जी की सरकार में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आया था. उन्होंने कहा है वी मस्ट कनेक्ट इंडिया थ्रू बुलेट ट्रेन्स. और दिल्ली के भाषण में उन्होंने कहा था कि जापान की नई तस्वीर आई थ्रू बुलेट ट्रेन्स. India's new hub must be the railway technology beyond the highway technology. उन्होंने एक नई बात कही है कि इंडिया नीड्स ए प्रॉपर रेलवे यूनिवर्सिटी. उन्होंने किसानों की बात कही है, उन्होंने हेल्थ की बात कही है. और क्या कहा है? वी डोंट नीड ओनली हेल्थ इंश्योरेंस, वी वांट हेल्थ एश्योरेंस फॉर ऑल द कंट्री. पूरे देश को स्वास्थ्य का अवसर मिलना चाहिए. उन्होंने जो इंद्रधनुष की बात की है, रेनबो ऑफ इंडिया, उसमें युवकों की बात की है, डेमोक्रेसी की बात की है, परिवार की बात की है, उद्योग की बात की है, कृषि की बात की है. देखिए, उनकी एक बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, तब पूरे देश के कृषि संस्थानों की मैपिंग होनी चाहिए. मालूम होना चाहिए किस खेत में कितनी प्रोडक्टिविटी हुई, क्या समस्या हुई. और भाइयों, ये हो सकता है, नौजवान साथियों, ये हो सकता है. आपको मालूम है गुजरात में पानी की पीने की कितनी किल्लत थी? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं. मुंबई में आप लोग रहते हैं. नर्मदा का पानी लेकर के आए, क्या करके दिखा दिया. पूरे गुजरात में इतना उन्होंने आपके चेक डैम बनाया, बाकी बनाया कि आज वहां कृषि की विकास दर 10% है. मध्य प्रदेश, जहां देश का एवरेज 3% है, मध्य प्रदेश में किसानों की विकास दर 18% है. आपको मालूम कि हम कर सकते हैं. और जब देश की विकास दर आज 4.8% है, क्योंकि सारा फाउंडेशन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का इस सरकार ने खत्म कर दिया, तो ऐसा क्या कारण है? क्या गुजरात, क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, क्या आपके गोवा, हर जगह हमारा 10-11% ग्रोथ रेट है. तो इसलिए मोदी जी ने कहा यह हो सकता है. यह कब होगा? राहुल गांधी कहते हैं हमको यह बिल पास करना है, हमको यह बिल पास करना है. अब जब जाने का समय आ गया तो बिल पास करने की बात कर रहे हैं. अगर ऐसी बातें तो शुरू में कहे होते हैं. तो मोदी जी ने कहा हमें एक्ट नहीं, हमें एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए इस देश को. मनमोहन सिंह की सरकार में कोई परेशानी होती है ना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दो, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दो. 83 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, कमिटी पर कमिटी, कमिटी पर कमिटी. मोदी जी ने क्या कहा? हमें कमिटी नहीं, हमें कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए. मनमोहन सिंह की सरकार में डील्स बहुत होती है, मैंने कुछ की चर्चा की. अब क्या बताऊं आपसे, बहुत समय लगेगा, इतनी डील्स है. मोदी जी ने कहा हमें डील नहीं, हमें डिलीवरी चाहिए, डिलीवरी चाहिए, जनता को देकर दिखाना चाहिए.
भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इस देश, हमारे दिल में एक ही तमन्ना रही है। रवि भूसारी जी बैठे हैं, हमारे प्रचारक भी हैं, हम लोग सभी संघ के स्वयंसेवक बने, बहुत से कार्यकर्ता बने। जब से हम सभी संगठन के काम करने आए हैं, जितने लोग बैठे हैं, हमने एक ही चीज सीखी है अपने नेताओं से, अपने बुजुर्गों से, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और देश के लिए हम क्या करते हैं, इसकी आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात मैं खत्म करूंगा। आपको मालूम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में शहीद हुए थे। मेरे बहुत से नौजवान साथी बैठे हुए हैं। हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके फादर सर आशुतोष मुखर्जी थे, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे 1912 में। वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पढ़ाई में टॉपर थे, इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के आए थे। 33 साल की उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। और मैं पेशे से वकील हूं, अब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हूं, देश का कानून मंत्री भी रहा हूं। आज भी उनके पिताजी के जजमेंट्स को सम्मान से देखा जाता है। ऐसे खानदान में पैदा हुए व्यक्ति जनसंघ के पहले अध्यक्ष बनते हैं। और जब कश्मीर पर नेहरू जी लगाते हैं कि बिना परमिट लिए कोई जाता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा कश्मीर में, बिना परमिट के जाऊंगा, क्योंकि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और जब वो अंदर घुसे पंजाब से कश्मीर के बॉर्डर में, तो उनके साथ एक नौजवान उनका सेक्रेटरी था। ये बात 1953 की है। उनकी उम्र थी 30 साल। उस सेक्रेटरी का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी कहा कि अटल जाओ, दुनिया को बताओ कि मैं घुस गया। और जाकर के श्रीनगर की जेल में उनका देहावसान होता है। हम मानते हैं उनको पॉइजन दिया गया। यह हमारी परंपरा है, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना। और हम चाहते हैं हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी ताकत बने, और ये हम कर सकते हैं, ये हिंदुस्तानी कर सकते हैं। अगर 6 साल हमको वक्त मिला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो हमने करके दिखाया। और आज 2014 में उसको दोबारा करने का वक्त आ रहा है। हम दोबारा करके दिखाएंगे, ये आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं। हम कभी नहीं कहेंगे कि दुनिया का संकट हो गया तो महंगाई नहीं घटी, पैसे नहीं मिला तो परेशानी हो गई। तमाम झंझावातों के बीच वी विल डू। तो टुडे आई हैव टू रिक्वेस्ट ऑल यू, माय यंग फ्रेंड्स, प्रोफेशनल्स, गिव 2 months टाइम इफ यू फील दैट बीजेपी इज आंसर। Give 2 months time if you feel Narendra Modi deserves to be the Prime Minister of India. देश में इतनी हवा चल रही है, अब सर्वे पर सर्वे आ रहा है, सर्वे पर सर्वे आ रहा है। अब कई चैनल हैं। अब मैं कई बार जाता रहता हूं उनके चैनल, आप मुझे टीवी पर देखते रहते होंगे। तो एक बार एक चैनल ने कहा कि आप लोग को 160 हम दे रहे हैं। ये आज से 6 महीना पहले की बात है। हमने कहा इतनी जल्दी आप हाथ क्यों खींच रहे हैं भाई, थोड़ा वेट करिए, वेट करिए। तो मुझसे बहस करते रहे। उस चैनल ने कल बीजेपी को 198 से 212 दिया। हमने उस चैनल के अपने एक पत्रकार मित्र को कहा कि 4-5 महीने में 160 से 210 पहुंच गए ना, अभी 3 महीने बाकी हैं, वेट करते जाओ मित्रों। बट वी हैव नॉट टू टेक थिंग्स लाइटली एट ऑल। वर्क वेरी हार्ड। एक एक बूथ पर, एक एक वोटर के पास, एक एक परिवार के पास जाने की जरूरत है। अंजू आरपी सिंह ने बताया है, हिंदुस्तान को बड़ा बनना है, हिंदुस्तान को बदलना है, तो आपके साथ बदलना है। हम सभी मिलकर करेंगे। आजकल नए नए लोग बदलने की बात बहुत कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमने बदल करके दिखाया है। आज अगर हम राज्यों में कर सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कर सकते हैं, तो 22 मई 2014 के बाद करेंगे, आपके साथ करेंगे, हिम्मत के साथ करेंगे, जोश के साथ करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि आज जो आप यहां पर आए, तो 3 महीना समय थोड़ा दीजिए। जब चुनाव का वक्त आएगा, हमारे मुंबई के अध्यक्ष महोदय अतुल शाह, बाकी लोग मिलेंगे आपसे, आरपी मिलेंगे, सबीर मिलेंगे।
But India deserves better, and you have to vote for India, and India is waiting for that. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की. धन्यवाद. Splendid speech by Shri Ravi Shankar Prasad ji. Generally, television channels don't show this long, so we are fortunate. At least we can hear every bite which is spoken here. We would definitely cherish this forever. We would just want to welcome Shaina NC ji. Ragini, if you could just felicitate. Shaina ji is a well-known personality. Again, we often see her on television. She has bashed Manishankar Iyer recently. We can't forget that. She is actually the first women treasurer of BJP across any state. So this is very unique. She has been a national spokesperson since 2004. Yeah, just and last one, and of course, she is a fashion designer from New York Institute of Technology. When we make big money, we should go to her. With this introduction, she is going to help us with all the moderation from here onwards in terms of Q&A. The format of Q&A, as we said that this is an interactive session, we have distributed cue cards. And the earnest, we would want to, in earnest, want to get most of the questions answered. So request the volunteers to collect the cue cards. We already have some cue cards out here. So Shaina ji will read those questions, identify the person, and Shri Ravi Shankar Prasad would want to answer as many questions as possible. Thanks. We've got lots to start with, so I think we'll start with this and take yours later. Sure. Thanks. Ravi Shankar ji, aap aur hum mein kya fark hai? And especially when one sees so much of theatrics on television every single day, you yourself living in New Delhi, what do you make of the law minister and his various activities in New Delhi? I don't think law minister of Delhi is so important to merit a reply in Mumbai. Is it so? Let the people of country and people of Delhi form a judgment. Well, in a democracy, any political party can come in public life. What is wrong with that? Including Aam Aadmi Party. But when you have to govern, governance is a serious business. A chief minister cannot sit on dharna. Come on, you have been given the responsibility. Govern well, deliver on the promises. You said that you will never take support from Congress Party. Today you are sitting on the clutches of Congress Party, Take action on the corruption issue. Therefore, what is more important is, in a democracy, anyone can come. But yes, the way the law minister has done, we have already spoken about it too much. अब मैं क्या बोलूं? उस महान कानून मंत्री ने देश के दो बड़े वकीलों के बारे में क्या कहा, आपको मालूम है, अरुण जेटली और हरीश साल्वे के बारे में. तो अब आप मुझसे कुछ कहवाइएगा तो फिर हमारे आपके बारे में भी बोलने लगेंगे इस प्रकार से. चलिए, मैं क्या बताऊं उसको. मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जनता अगर आपको चुनकर भेजती है तो आपको गंभीरता से, ईमानदारी से काम करना चाहिए. और देश भर में कुछ लोग जो नई पार्टी में इतनी आशा भरी निगाहों से देख रहे थे, उनको सोचना पड़ेगा कि ये बैलून क्या एक ही महीने में फूटना था. मैंने तो 4-5 महीने का वक्त दिया था. इतनी जल्दी मामला होगा, मैंने कल्पना नहीं थी. There's one question on the economy which says that are oil prices a drag on economy? Should we create oil importers cartel like an OPEC? Well, there are many alternatives. I think one of the most important alternatives which Nitin Gadkari has always been advocating, to have biofuel. Why biofuel is not being promoted in India in a big way
is a very big question by itself. India has got immense possibility of promotion of biofuel. Which cartel is preventing that is always a matter of trouble for us. Unfortunately, what has happened is, in India we are not having that much of natural fuel, you know that. Therefore, some kind of import will have to be there. That import bill will come. But if you maintain the health of economy well, those can be taken care of. आपको मालूम है कि पिछले बजट में 95,000 करोड़ रुपया प्लान एक्सपेंडिचर का काट दिया गया, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा हुआ है. अभी कितना कटेगा पता नहीं है. और आज मैं आपसे कह सकता हूं, मुझे बहुत इस बात की चिंता है कि 22 मई के बाद सरकार हमारी आएगी, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, तो ये अर्थव्यवस्था को कितना खराब करके जाएंगे उसको ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हम करेंगे, हमें इसका पूरा विश्वास है. Shailinder Singh, shall I finish this and then open it to the floor? I'll rattle off the questions fast so we can move to the audience. Shailinder Singh has a question that what are your bullet points for election manifesto of 2014? देखिए, that bullet point of the comprehensive election manifesto is being prepared. Dr. Joshi is the chairman of that. We are also preparing a charge sheet against this government. Gopinath Rao Munde and myself are doing that job along with our team. Therefore, instead of going in the entire manifesto which we will have, which will give you, I have to give only one line. Go by the past of ours. If our past is a precedent, the future is going to be promising. And what is our past? 6 years of Vajpayee government, 12 years of government of Narendra Modi ji in Gujarat, Shivraj Singh Chauhan 8-9 years in Madhya Pradesh, Raman Singh in Chhattisgarh, हमारे मनोहर पर्रिकर जी. आजकल सिंप्लिसिटी की बात बहुत होती है ना. आपको मालूम है कि मनोहर पर्रिकर इज आईआईटी टॉपर फ्रॉम मुंबई. बेटे की शादी किया, आपने कुछ सुना क्या? आज भी चप्पल पहन के घूमते हैं, हाफ शर्ट पहन के घूमते हैं. And one of the finest chief ministers of India, let me tell you, a man of integrity. आपको मालूम है अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे, अडवाणी जी, ये सब अपने कपड़े स्वयं साफ करते रहे. आपके जॉर्ज फर्नांडिस जो मुंबई के थे, कभी दिखावा नहीं किया ना उसका, कभी दिखावा नहीं किया. इस देश, अब ये देश अपेक्षा करता है ईमानदारी से रहो, काम करके दिखाओ, जनता का आशीर्वाद पाओ, दिखावा करना बंद करो. तो आपसे मैं यही कहता हूं, आवर मैनिफेस्टो इज वन लाइन फॉर यू, बुलेट पॉइंट. इफ आवर पास्ट इज ए प्रेसिडेंट, द फ्यूचर इज गोइंग टू बी प्रॉमिसिंग. ट्रस्ट अस. There are 3 questions on AAP, so I'll take them together. What is BJP I am going to go beyond AAP. Okay? चलो आगे बढ़ो. Okay. So all 3, Yogesh, Kushal, I think you'll have your answers later. This is an SMS from a housewife. How will the common man and housewife be benefited from the BJP rule? बहुत सीधी सी बात. वेरी गुड क्वेश्चन. पहली बात है, कीमतें स्थिर रहनी चाहिए. प्राइस शुड बी अंडर कंट्रोल. मैंने बताया, वाजपेयी जी की सरकार ने करके दिखाया, हम करके दिखाएंगे. मोदी जी ने एक स्पेशल फंड की बात भी कही है. इन्फ्लेशन के बहुत से सप्लाई साइड के प्रॉब्लम है. अब मैं उस बहन को एक बात कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह, जब भी पूछो कि महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है, देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स विच इज क्रिएटिंग एक बड़ा. अरे भाई, प्याज नहीं मिल रहा है, अंडे महंगे हो गए हैं, दूध महंगा हो गया है, इसमें कौन सा इंटरनेशनल प्रॉब्लम है? इट इज अ सप्लाई साइड प्रॉब्लम. यू नो इट वेरी वेल. Therefore, it is a gross mismanagement of food economy of India. And I assure the people of India, on behalf of my party, as we have done in the past, the food economy of India would be properly managed so that there is no inflation. How confident are you of bringing black money back to India? मैं इस प्रश्न की अपेक्षा कर रहा था. आपने इतना लेट से क्यों पढ़ा अभी तक इसको? देखिए, ये बिल का सवाल है. मोदी जी ने एक बात कही ना, विल चाहिए, बिल नहीं. राहुल गांधी बिल की बात कर रहे हैं, ये बिल पास करो, वो बिल पास करो. उन्होंने कहा विल चाहिए और अंदर में दिल चाहिए. ये 2 चीज होगी. आज आप देखिए, यही स्विट्जरलैंड से जर्मनी, अमेरिका, फिलीपाइंस,
वियतनाम, साउथ कोरिया, ये लोग जो अपना ब्लैक मनी रखा है वो सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर हम बार बार पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो कहा कि हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर दिया है। अब उसका क्या मतलब है? कब साइन किया? कहा 2012 में साइन किया है। उसका मतलब क्या हुआ? ये 2012 से लागू होगा। तो 2012 के पहले जो हो गया, तो हमने कहा ये तो इनकम टैक्स है ना, टैक्सेशन है। द प्रॉफिट ऑफ क्राइम इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन, दैट इज अ लार्जर इश्यू ऑफ क्राइम अगेंस्ट कंट्री। मैं आप मित्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं, इसके लिए जो लेजिस्लेशन करना होगा, जो इंटरनेशनल कैंपेन करना होगा, एंड आई एम टेलिंग यू, इंडिया का मार्केट और इंडिया का साइज इतना बड़ा है कि हम इंडिया की इकोनॉमी को लिवरेज करके बाहर के ब्लैक मनी को हिंदुस्तान ला सकते हैं। लाने वाले का दिल होना चाहिए। दिस हाउ वी प्रपोज टू गो अबाउट इट। Pratap Bhatia has written that the minimum relief for the handicapped was withdrawn by the Congress. What does the BJP propose to do for the handicapped particularly? And will we make sure that there is hope for allotments of booths? देखिए, जहां तक हैंडीकैप का सवाल है, टू टेक केयर ऑफ हैंडीकैप्स इज अ मैटर ऑफ आवर नेशनल कंसर्न एंड नेशनल ऑब्लिगेशन। हमने काफी कुछ किया था। मुझे याद है कि मैं खुद मिनिस्टर रहा था आईएनबी में, हम लोगों ने काफी कुछ किया था। मैं जानता हूं इस बात को, एजुकेशन में किया था। लेकिन आपको मैं इतना ही कह सकता हूं, आप लोगों से बातचीत करके हमारे मैनिफेस्टो में हैंडीकैप के बारे में अलग से एक डिटेल चैप्टर रहेगा और हम उसके अनुसार काम करेंगे और आपके किसी भी सहयोग के आदेश को वापस नहीं करेंगे जो कांग्रेस पार्टी करती है। Okay, we open it to the floor now. I'll go with the young boy there in the check shirt. Very fast. Now I will take question only from young men. Okay? Yes, go ahead. Oh, sir. Okay, okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Sir, as a PM keeps on saying on coalition compulsion is a problem. So is it, first question, so is it necessary to keep our partners happy and compromising on national issues? Sir, and my second question is, will BJP also compromise on national issues to keep their partners happy? All right, thank you. The reply is very simple. No. In 98, we lost by 1 vote. Did we compromise? And if any partner insists for 2G corruption, the BJP will never do it. सरकार रहे या जाए, उस पर कोई compromise नहीं होगा. The second row there, please go ahead. Fast. I think you'll have to really speed up your questions so you get quick rebuttals. One question now. नमस्कार। अच्छा, मैं एक जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जो 55-56 का वोटिंग होता है लोकसभा के लिए, उसमें हम अपने वोटर्स क्यों ढूंढने जाते हैं? जो बाकी के 45% वोटर्स जो वोट देने नहीं आते हैं, हम उनको किस तरीके से वोटिंग बूथ तक लेके आ सकते हैं? बहुत बढ़िया आपने एक बात कही, यही आपका काम करना है, प्रेरित करना है। उसके लिए अब मेरी बात सुनिए, मुझे प्लेन पकड़ना है तो मैं सबों के प्रश्न का उत्तर दूंगा। सोशल मीडिया, पर्सनल कांटेक्ट, डोर टू डोर, ये जो सवाल आप मुझसे पूछते हैं, अपने पड़ोस में जाइए, ऊपर जाइए, नीचे जाइए, जो वोट नहीं है उनका वोटर लिस्ट पे नाम चढ़वाइए। अब वो तो कानून बनेगा तो एक अलग विषय है। अभी मोदी जी को जिताना है, 2 महीना मेहनत करिए, उसके बाद में करेंगे। Okay, have all of you all seen television debates? Really quick questions, very quick answers. Go ahead. इसके बाद वहां जाएंगे। हाँ, रविशंकर जी, पूर्ण बहुमत मिलने के बाद जो पिछले 3 प्रमुख मुद्दे रहे हैं, राम जन्मभूमि का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का और धारा 370 का, क्या इन तीनों मुद्दों के आधार पे कोई कुछ प्रगति हम आने वाले भविष्य में देख सकेंगे, पूर्ण बहुमत अगर बीजेपी को मिलता है तो? आपने राम जन्मभूमि का विषय उठाया, आप उस वकील से बात कर रहे हैं जो रामलला का वकील था। अब तो कोर्ट से फैसला हो गया कि जहां रामलला विराजमान है अयोध्या में वही स्थान है। हिंदू मानते हैं कि राम का जन्म हुआ। सहमति से बात करेंगे, अटल जी के समय काफी बात किया था। We've got the senior citizens standing. We're coming. Not for press, it is only for people here. Please sit down. Sit down. I know you are a very senior pressman. Please, ma'am, please.
अब मैम प्लीज, There are lots of people who have questions. I think तो let's go in दूसरी line. बात Go है ahead. 70 पर मोदी जी ने खुद कहा है सर, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा कि बहस होनी चाहिए कि इससे कश्मीरियों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ। हम भी मानते हैं कि आर्टिकल 370 से वहां की महिलाएं बाहर में जाती हैं तो वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती, वहां अति पिछड़े SC ST को समस्या होती है, तो चर्चा करेंगे। हाँ Please go ahead. सर, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, एक विनती करूंगा कि आप और हम सब मिलके कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में जाके ऐसा न हो कि यार पहले जैसी बात हो जाए, इसीलिए मेहनत करिए। अब मैं समझ गया। और दूसरी बात कि महाराष्ट्र से गए हुए जो 2 होम मिनिस्टर थे वो टोटल फेल्यूर थे, उनकी फिर कभी जिंदगी में बात ना करना, क्योंकि ऐसा महाराष्ट्र में मुझे शर्म आती है। देखिए मैं एक बात कह दूं, हम लोग, आपने बिल्कुल कहा, आडवाणी जी ने अभी नेशनल काउंसिल में यही बताया था, हम सभी मेहनत करेंगे और हम लोग साथ मिलकर मेहनत करेंगे, और इसीलिए आपसे आग्रह करने के लिए मैं आया हूं। यस Please go ahead. प्लीज। हेलो, एक सेकंड मैम, हेलो, एक सेकंड, मेरे पहले से बैठे, प्लीज मैडम बैठे। हेलो, आप बैठिए। हाँ साहब, जो हमारे मतलब धर्म में, समाज में और आदिकाल से जो सबसे नोबल प्रोफेशन थे और जिनको सबसे ज्यादा सेवा के भाव में देखा जाता था, एजुकेशन, हेल्थ, वो आज सबसे बड़ा व्यापार बन गया है। तो इसके लिए मैंने भी कुछ लिखा है कि भाई जो भी जल्दी क्वेश्चन बताइए ना प्लीज। बस ये दोनों व्यापार, ये सबसे बड़ा है, एजुकेशन और हेल्थ, ये सबसे बड़ा व्यापार बन गया है, इसको कैसे रोकेंगे आप? आपने बहुत सही कहा, इसलिए आपने देखा होगा हमारे ऑब्जेक्टिव में उस दिन मोदी जी के भाषण में हमने राइट टू हेल्थ की बात कही है, हमने हेल्थ एश्योरेंस की बात कही है, और हमने स्कूल एजुकेशन पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। तो चिंता, देखिए साहब, मैंने मोदी जी को भी ईमेल किया है, अपने उधर भी ईमेल किया है कि जो भी अपना एजुकेशन है, जिसमें अपना कोई भी कैंडिडेट, मतलब कहीं से भी कोई म्युनिसिपैलिटी से लेकर राष्ट्रपति तक का भी चुनाव लड़े, उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट, ये आपका सुझाव है। ठीक है, मैं समझ गया, आप लिखित आपका रूप में सुझाव है, कर उसको सकते ध्यान हैं। रखेंगे, देखेंगे। नमस्कार This सर। young boy here. Yeah. अब now it's going out of control, please. ठीक है, नमस्कार सर। हाँ। We've got only 3 more. हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज चल रहा है कि लोगों को खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि दूध पीने के लिए नहीं मिल रहा है, हम केमिकल्स पी रहे दिन ब दिन। तो उसके लिए सोल्यूशन देंगे आप लोग? अगेन इट इज अ मैटर ऑफ गुड गवर्नेंस। मेरी बात सुनिए, मिल्क में मिलावट है ना, यही ना आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इसलिए कह रहे हैं। अब आप इसी में देखिए अमूल कैसे कर रहा है गुजरात में। प्लीज मेरी बात सुनिए, तो इसलिए कह रहे हैं, उसके लिए ब्लैक मार्केटिंग, एलिमेंट ऑफ गवर्नेंस, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जरूरी है, वो करने की जरूरत है। Okay, there are only 3 questions, and to maintain decorum, may I please request all of you all can give your written questions. Please go ahead, the gentleman there. Good evening, sir. My only question is that since we are a little weak in the south and the northeast sector with the opinion poll that we had in the last couple of months, how are we managing that? I will be very honest to you कि we are in Karnataka we are hope to do very well again in Lok Sabha elections. Yes, I concede that in Tamil Nadu, in Kerala we are weak. Andhra Pradesh TDP is likely to come to us, and we hope to do quite better there in lives. But yes, South is a matter of concern for us, but there is a ray of hope. And how it is? Modi ji goes to Jammu, lakhs of people come. Modi ji goes to Patna, Bhopal, Gorakhpur, lakhs of people come. Modi ji goes to Tiruchi, and there also lakhs of people come. Who knows? The future is bright. That's how I see it. Okay, go ahead. भाई अब यहाँ ये दो लोग, गुड इवनिंग सर, आई वांट टू आस्क यू स्ट्रेट क्वेश्चन, जो कि मेरी ख्वाहिश भी है। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना क्या वास्तव में सच हो सकता है? Please maintain the sanctity, ma'am. Please maintain the sanctity. Please sit down. Please sit down. Yes, go ahead. Go ahead. I'm coming to you. सर, मैं चाहता हूँ ये कांग्रेस मुक्त भारत का ये जो मुहिम है, मैं एक्चुअली में कांग्रेस को भारत से खत्म करना चाहता हूँ। तो ये मेरे अकेले के बूते की बात तो है नहीं, लेकिन क्या यह संभव है क्या? देखिए, पहले जब हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की बात नहीं करते। डेमोक्रेसी है, एक पार्टी कांग्रेस रहेगी,
लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है कांग्रेस के कुशासन से भारत को मुक्ति। इसलिए नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी का आना, ये हम करेंगे। यस यस यस, गो अहेड। ये बड़ा ब्रेड बटर वाला क्वेश्चन है जी। आपने अटल जी का रेफरेंस दिया, और उस जमाने में मुझे याद है कि गैस जो होती थी वो बड़े आराम से आप जाइए आपको मिल जाती थी, जितनी गैस सिलेंडर आपको चाहिए आप ले लीजिए, और गैस जो विक्रेता होता था वो आपसे कह के कहता था साहब आप कनेक्शन ले लीजिए। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। नाउ दैट सिनेरियो हैज चेंज्ड टुडे, एंड नाउ आई मीन यू हैव टू हैव द आधार कार्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, Can we go back to that kind of a thing, and this is a very bread and butter issue. Why aren't we taking it up, in a big way? Because it concerns all the housewives who are worried about all this. Your question is very right. Question from Ultimately, it is the availability of cylinder. It is the availability of cylinder. And as we had done in the past, मेरे ख्याल में 8, 9, 10 साल में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ गई है कि 2002, 3, 4 में हम इतना सिलेंडर अवेलेबल था, तो अभी क्यों नहीं हो सकता है? I think you have raised a very good. We will certainly highlight it based on our past experience. Yes. Mr. Now last question, मुझे फ्लाइट पकड़नी। Mr. रविशंकर प्रसाद, ये जो भारत में जो न्याय व्यवस्था है, अभी तक किसी को कुछ भी सजा नहीं मिलती है। ओनली इन सुप्रीम कोर्ट ओनली 25 and 26 जज आर देयर। तो आपका ऐसा है जो पूर्ण बहुमत आएगी तो ये सुप्रीम कोर्ट जज बढ़े जाए, और एक न्याय व्यवस्था जैसे आप भी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 12 years लगे उनको देने में, तो यू आल्सो सफरिंग ना। ठीक है, मैं समझ गया, आपने सही कहा, जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए। एक मिनट, जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट जल्दी होने चाहिए, इसलिए मैंने नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात कही है, और लीगल जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए और बहुत सी बातों को करने की जरूरत है। हम जरूर कहेंगे। आपको याद है, मैं उस समय देश का कानून मंत्री था, अरुण जेटली थे, हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया था क्रिमिनल कोर्ट के लिए। इसको और आगे बढ़ाएंगे और सोचेंगे इसको। फ्रेंड्स, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। अब देखिए, मैं 40 मिनट से बोल रहा हूं, अब The balanced questions can be written on Friends of BJP, their Facebook page, and they can be answered. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।